इंडियन मार्केट 20% और गिरने वाला है, ऐसा कहना है इमर्जिंग मार्केट फंड मैनेजर मिस्टर मार्क फेबर का। और ये स्टेटमेंट ऐसे टाइम में उनका आया है जब ऑलरेडी मार्केट डालमडोल चल रहा है। आईटी सेक्टर खतरनाक कंडीशन में है, जिसकी हमने लास्ट वीडियो में बात की। बैंकिंग सेक्टर की हालत भी कोई अच्छी नहीं है, और ऐसे में जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो बेचारे डीप पर डीप बाय करते करते थक चुके हैं, कुछ खत्म हो चुके हैं। और अब बात सिर्फ स्टॉक्स की नहीं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी अब मार्केट से दूर हट रहे हैं, जिसके अभी हमने एक वीडियो में बात की। और इतना सब कुछ होने के बाद अब मार्क फेबर कह रहे हैं कि इंडियन मार्केट यहां से 20% गिरने वाला है। अब सवाल ये कि क्या ये सच में हो सकता है, क्योंकि जब ये पहली बार स्टेटमेंट आया तो मैंने भी सोचा कि यार हर 2-4 दिन में कोई ना कोई स्टेटमेंट देता रहता है, प्रेडिक्शन करता रहता है, और ज्यादातर टाइम होता क्या है, वो प्रेडिक्शंस गलत ही साबित होते हैं। लेकिन जब मिस्टर मार्क फेबर का मैंने नाम सुना तो सोचा कि थोड़ा रिसर्च तो यहाँ पर बनता है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है। अगर आप इनका नाम नहीं जानते या फिर इन्हें पहले से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि इन्हें आप जरूर फॉलो कीजिए। ट्विटर पर ग्लूम बूम डूम नाम से इनका हैंडल है, और सेम gloomboomdoom.com नाम की इनकी वेबसाइट है, जहां पर अपनी इनसाइट्स और ओपिनियंस ये बताते हैं। काफी बुजुर्ग इंसान है, लेकिन जब भी मार्केट की बात आती है तो एक अलग इमेज इन्होंने मार्केट में अपनी बनाई है। अब देखिए, अगर किसी के भी प्रेडिक्शन के बारे में आपको समझना है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि उस पर्सन का ट्रैक रिकॉर्ड मार्केट में क्या है। तो मिस्टर फेबर का ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखना शुरू किया, और यहाँ पर पता चली हमें कुछ और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें, जिसके चलते उनका नाम डॉक्टर डूम भी पड़ा है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, तो इनके जो सारे प्रेडिक्शंस हैं वो हमने सारे खंगाल कर निकाले, और पता चली एक ऐसी रियलिटी जो काफी यूनिक है, अलग है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मार्क फेबर है कौन और क्यों इनके स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है मार्केट में। तो मिस्टर फेबर एक बहुत ही सीजन इन्वेस्टर है, बुजुर्ग इन्वेस्टर है, पिछले 50 सालों से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था, और फिलहाल ये थाईलैंड में रहते हैं। थाईलैंड में किसी और रीजन से रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। और इनकी एक्सपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो वह है इमर्जिंग मार्केट, यानी इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए इनका कहना है कि अगर मैं स्विट्जरलैंड में बैठूंगा तो भाई मुझे इमर्जिंग मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं पता चलेगा, तो मुझे खुद इमर्जिंग मार्केट में रहना पड़ेगा। तो पहले ये हांगकांग में रहते थे, और अभी फिलहाल थाईलैंड में रहते हैं, जो भी एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। और वहां से फिर ओवरऑल एशिया पर इनकी बड़ी एक्सपर्टीज है, तगड़ी कमांड है एशियन मार्केट में, और अपनी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ये इमर्जिंग मार्केट में करते हैं। यानी जो बोलते हैं वो करते भी हैं, और बाकी लोगों को भी यही रिकमेंडेशन देते हैं कि आप भी इसी मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। ये क्लिप आप उनकी देखिए। 88% of the global population lives outside NATO and EU and the US. You understand? It's a different world. And if 88% of the population lives there, I would consider having at least 50% of my money in these countries. तो देखिए, मिस्टर फेबर अचानक से इंडिया में चर्चा में इसलिए आए कि उन्होंने एक टेलीफोनिक इंटरव्यू बिजनेस स्टैंडर्ड के मिस्टर पुनीत वाधवा को दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया ऑलरेडी बेयर फेज में चल रही है। तो भले ही इंडियन मार्केट पिछले 2-3 सालों से वही के वही है, लेकिन मार्क फेबर का कहना है कि अभी भी इंडियन मार्केट चीप नहीं है, सस्ता नहीं है, और ये और 20% इस लेवल से गिरेगा। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मैं इंडियन इकोनॉमी पर बेरिश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी 7-7.5% से ग्रो होती रहेगी। यानी कि वो इंडियन इकोनॉमी पर बुलिश है, लेकिन स्टॉक मार्केट, स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट पर बेरिश है। उनका ये कहना है कि शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन काफी ज्यादा हो गया है, तो इसे गिरना है, और 20% मेरे हिसाब से ये गिरेगा ही गिरेगा। और वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने इन्वेस्टर्स को राय दी कि इंडियन मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो डायरेक्ट पैसा मार्केट में मत डालिए, आप कैश में रखो, उसे बॉन्ड में रखो, ताकि 20% जब गिरेगा तब आप उसमें इन्वेस्ट करो। इतना कॉन्फिडेंट ये फिलहाल अपनी प्रेडिक्शन पर है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि क्यों आप मिस्टर मार्क फेबर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारी स्पेशल मीडिया ऑफर बिल्कुल मिस मत कीजिए। हमारे वैल्यूएशन कोहॉर्ट पर सबसे बम्पर डिस्काउंट अभी चल रहा है। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर रहेंगे, मिलीनियर से लेकर बिलियनियर तक देख लो, यूएस के मिस्टर बफेट से लेकर इंडिया के मिस्टर राकेश झुनझुनवाला तक देख लो, सबके सक्सेस में एक स्ट्रैटेजी कॉमन रही है, और वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग की, यानी कि महंगी चीजों को सस्ते दामों में खरीदना। जनरली आप देखते होंगे कि आपने शेयर खरीद लिया, फिर तुरंत वो गिरने लगता है। कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आम इन्वेस्टर्स बहुत महंगे वैल्यूएशन पर शेयर खरीदते हैं बिना वैल्यूएशन को समझे। वो बस शेयर प्राइस मूवमेंट पर ध्यान देते कि कोई शेयर गिर गया ले लो, बहुत बढ़ गया ले लो। बाद में पता चल जाता है कि कुछ तो गलत हुआ। तो गलती वैल्यूएशन में होती है। अब जब बहुत सारे लोगों की इसकी रिक्वेस्ट आई तो हमने इस पर काम करना शुरू किया, तो पता चला कि इंडिया में ये कोई सिखाता ही नहीं है, जबकि यूएस जैसी कंट्रीज में कई सारे एवेन्यूज हैं इन चीजों को सीखने के। तो इस कोहॉर्ट में वैल्यू इन्वेस्टिंग के सातों स्ट्रैटेजीज आपको सीखने मिलती है, जिसमें सिगार बट जैसी बेसिक स्ट्रैटेजी से लेकर डीसीएफ जैसी एडवांस स्ट्रैटेजीज इंक्लूड है। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। 3 महीने का ये वीकेंड प्रोग्राम है जो कोई भी अटेंड कर सकता है, और इसकी खासियत यह है कि इतना प्रैक्टिकली समझाया जाता है कि कोई नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड का व्यक्ति भी बड़े आसानी से वैल्यू इन्वेस्टिंग में मास्टरी हासिल कर सकता है। और तो और यहाँ पर आपका स्टॉक मार्केट बिगिनर टू एडवांस भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस कोहॉर्ट के साथ आपको फंडामेंटल एनालिसिस 3.0 भी फ्री में मिल रहा है। तो इस कोहॉर्ट को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिएगा फॉर्म फिल कीजिए,
फॉर्म फिल करने के बाद हमारा 40 मिनट का फ्री काउंसलिंग सेशन ज्वाइन कीजिए, जहां पर इस कोहॉर्ट के बारे में सारी चीजें, सिलेबस एंड एवरीथिंग आपको बताया जाएगा। और उसके बाद हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को एज ए वैल्यू इन्वेस्टर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो स्पेशल डिस्काउंट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात है 1987 की शुरुआत की। उस समय मिस्टर मार्क फेबर ने इन्वेस्टर्स को क्लियरली कहा कि गेट आउट ऑफ द मार्केट से तुरंत बाहर निकल जाओ। अब हालांकि उस जमाने में वो नए थे, ज्यादा लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्हें भी लगा कि ये भी वही कोई तुक्कम ताक्की करने वाला कोई रहेगा जो तुक्कम ताक्की करेगा, तो क्यों हम किसी की सुने। उस टाइम उन्होंने रीजन ये दिया था कि मार्केट काफी ओवर वैल्यूड हो चुका है, और उन्होंने ये भी कहा कि इन्वेस्टर्स मार्केट को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, जिसके चलते मार्केट में स्पेकुलेशन बढ़ गई है और वैल्यूएशंस आसमां छू रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली फिर 1987 में एक बहुत बड़ा क्रैश अमेरिकन मार्केट में आता है, जिसे हम ब्लैक मंडे के नाम से भी जानते हैं। Today is Black Monday, the day the Dow dropped more than 500 points. The day the Dow dropped more than 22%, almost double the rate of the Black Monday that signaled the beginning of the crash of 1929. But this crash of 1987 is not just an American experience. Around the world, stock markets fell faster than a skydiver without a parachute. ब्लैक मंडे को एक दिन में ही डाउ जोन्स, जो कि यूएस का इंडेक्स है, वो 22.6% गिरा था, जो कि उस इंडेक्स की हिस्ट्री का एक दिन का सबसे बड़ा फॉल था। और इसी के साथ पूरी दुनिया के मार्केट गिरे, जिसमें लगभग 1.71 ट्रिलियन डॉलर्स मार्केट से साफ हो गए उस जमाने के। यानी यहाँ पर मार्क फेबर का एक बड़ा प्रेडिक्शन सही साबित हुआ, और उसके बाद लोगों को उनके बारे में थोड़ा पता चलने लगा। अब आपको लग सकता है कि एकाध तुक्का तो किसी का भी लग जाता है। बहुत सारे लोगों ने 2007 में तुक्का लगाया था कि 2008 में क्राइसिस आएगा, और वो आया, जिसमें माइकल बेरी भी थे, जिन्होंने करीब 1 to 2 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट कमाया। लेकिन बाद में जितने भी बार उन्होंने प्रेडिक्शन दिया मार्केट फॉल नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं मार्केट में जो एक बार सही साबित हुए हैं। रेयरली कोई ऐसा व्यक्ति आया है, मिस्टर चार्ली मंगर भी कहते हैं कि मार्केट में एक बार सही होने वाले बहुत आए, 2 बार कोई मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। और इसीलिए अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि मिस्टर फेबर की दूसरी प्रेडिक्शन क्या थी। अब इसे होकर ज्यादा दिन होते नहीं है, तो 3 साल बाद 1990 में मिस्टर फेबर एक और प्रेडिक्शन लेकर मार्केट के सामने आते हैं। प्रेडिक्शन था कि जापान का जो स्टॉक मार्केट है वो मैसिव बबल में है। उन्होंने ये बताया कि जापान का जो स्टॉक मार्केट है अकेले 50% ऑफ वर्ल्ड टोटल स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। लैंड प्राइसेस भी एकदम 7वें आसमान पर थी, और पूरी दुनिया जापानीज स्टॉक मार्केट में अंधाधुंध पैसा लगा रही थी। और कारण भी वैसा ही था कि दुनिया की 10 में से 6 सबसे बड़ी कंपनीज जापान की थी। और फिर होता क्या है, 2 साल के अंदर जापानीज स्टॉक मार्केट 60% गिर जाता है। यानी दूसरी बार मार्क फेबर की जो भविष्यवाणी थी, प्रेडिक्शन था, वो सही साबित होता है। अब आपको बता दूं कि ये जो क्रैश था जापानीज मार्केट में जो हुआ, वो इतना सीरियस था कि इनका जो इंडेक्स है निक्केई इंडेक्स, इसे 35 साल लगे रिकवर होने में। यानी जिस किसी ने 1990 में जापानीज स्टॉक मार्केट में पीक में पैसा डाला, उसको सेम पैसा मिलने में 35 साल लग गए। और इसीलिए वहां पर बहुत सारे लोग पिछले 30 सालों को जापान लॉस्ट डिकेड कहते हैं। यानी वो कुछ हुआ ही नहीं उन 30 सालों में। ये उनका दूसरा सबसे बड़ा प्रेडिक्शन था, और यहाँ पर भी वो सही साबित हुए। और सिर्फ सही साबित हुए नहीं, उन्होंने और उनके क्लाइंट्स ने यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा भी कमाया। आपको बता दो कि मिस्टर फेबर सिर्फ एक कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो एक फंड मैनेजर है। तो जब भी वो कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो कोशिश करते कि जब वो सही हो प्रेडिक्शन, तो उससे वो बहुत सारा पैसा भी कमाए। अब भी आप में से कुछ लोगों को ये लग सकता है कि ठीक है, 2 तुक्के भी लग सकते हैं कई बार। अब इसीलिए उनका तीसरा प्रेडिक्शन देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रेडिक्शन उनका था गोल्ड से लेकर। उनका ये कहना था कि 2001 में, अब उनका जो तीसरा प्रेडिक्शन था वो गोल्ड को लेकर था। 2001 में गोल्ड वाज रफली एट $250 to $300 पर आउंस। 2001 में उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को गोल्ड खरीदने की राय दी। उनकी रीजनिंग थी कि दुनिया के जो बड़ी बड़ी बैंक है, सेंट्रल बैंक्स बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट कर रही है, सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में गोल्ड खरीदना भी बेटर डिसीजन होगी। जिसके चलते 2001 में गोल्ड की जो प्राइसेस थी वो $250 to $300 पर आउंस थी। 10 साल बाद यानी 2011 तक वो प्राइसेस शूट अप होकर चली गई 1900 पर आउंस तक। यानी सिर्फ 10 सालों में 7 से 8 गुना। अब गोल्ड का तो खैर उनका एक कॉन्शियस डिसीजन था, लेकिन 1998-1999 में उन्होंने इंटरनेट बबल की वार्निंग दी। कहा कि ऐसी कंपनीज फिलहाल बहुत ज्यादा बढ़ रही है जिनके प्रॉफिट तो नहीं बढ़ रहे लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और बहुत सारे वीसीज कंपनीज की प्रॉफिट और रेवेन्यू देखकर नहीं, बल्कि वेबसाइट की ट्रैफिक देखकर उन्हें फंड कर रहे हैं, उनका वैल्यूएशन निकाल रहे हैं। और ये जो वैल्यूएशन है, ये कुछ आड़ा टेढ़ा वैल्यूएशन हो रहा है जो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा और जल्दी बबल ये फटेगा। अब ये जो प्रेडिक्शन किया, जैसे मैंने आपको कहा कि जब वो प्रेडिक्शन करते हैं तो उस पर एक्शन भी लेते ताकि वो भी फायदा कमाए। अब इंटरेस्टिंगली उनका ये भी प्रेडिक्शन सही साबित हुआ। मार्च 2000 में बबल एकदम पीक पर था, वहां से वो तेजी से गिरना शुरू हुआ और नास्डैक इंडेक्स, जो पर्टिकुलरली इंटरनेट और आईटी कंपनीज का इंडेक्स है, वो कुछ ही टाइम में 78% गिर गया। लेकिन यहाँ पर मिस्टर फेबर के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि प्रेडिक्शन तो उनका इस बार सही साबित हुआ जैसा पहले हुआ है,
लेकिन इस बार वो पैसा नहीं कमा पाए। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैंने बबल बर्स्ट होने से 1 साल पहले ही मार्केट को शॉर्ट करना शुरू कर दिया था कि मार्केट अब गिरेगा और गिरेगा तो मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, लेकिन मार्केट तुरंत नहीं गिरा। वो मेरी प्रेडिक्शन के बाद 1 साल बाद गिरा, जिसके चलते मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया पहले। यानी कि उनके अनुसार उनका प्रेडिक्शन उतना सही नहीं बैठा इस बार, 1 साल से वो गलत थे। इसके बाद शायद मिस्टर फेबर को ये कोट ज़रूर याद आया होगा कि मार्केट कैन रिमेन इररेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। यानी आप जितना सोच सकते हो उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए मार्केट इररेशनल रह सकता है। यानी कि अगर आपको पता भी है कि कोई बबल क्रिएट हुआ है तो वो बबल बहुत लंबे टाइम तक मार्केट में रह भी सकता है। और इसीलिए स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इकाशी प्रो हमारी कम्युनिटी चलाते हैं तो वहां पर भी स्टॉक पिकिंग में हम टाइमिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि नो मैटर आप कितना अच्छा स्टॉक ले रहे हो, लेकिन किस पॉइंट पर आप एंट्री ले रहे हो और किस पॉइंट पर एग्जिट कर रहे हो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब इतने सारे प्रेडिक्शंस के बाद इनका एक मेन प्रेडिक्शन आता है साल 2007 में। इसका एक आर्टिकल स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हो। इस आर्टिकल में उन्होंने कहा था कि यूएस एक बेयर फेज में जाने वाला है, यानी मार्केट क्रैश होने के लगभग 1 साल पहले उन्होंने ये बता दिया था कि मार्केट क्रैश होने वाला है। उन्होंने ये कहा कि मॉर्गेज बैक जो बॉन्ड्स हैं वो किसी ढंग की सिचुएशन में नहीं है, वो कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं। और आगे अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है वो 12,000 के नीचे चला जाएगा। अगले 1-1.5 साल बाद एग्जैक्टली यही हुआ। डाउ जोन्स इंडेक्स 12,000 से नीचे तो छोड़ दो, 1 साल में ही 50% क्रैश होकर 6,500 पर पहुंच गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिस्टर फेबर को डॉक्टर डूम क्यों कहते हैं। डॉक्टर डूम इसलिए क्योंकि ये जो भी प्रेडिक्शन करते हैं क्राइसिस के ज्यादातर टाइम सही निकल कर आते हैं। और ऐसा ही जब प्रेडिक्शन उन्होंने रिसेंटली इंडियन मार्केट से रिलेटेड किया तो वो काफी चर्चा में चल रहा है। और ये इनका इंडियन मार्केट का पहला प्रेडिक्शन नहीं है, इन्होंने 1 साल पहले इंडियन मार्केट में ये कहा था। What is your word for Indian investors right now in equity? Sell if the market rebounds and get out. We are faced with a global bear market in assets that, in my opinion, will last for several years. कि इंडियन मार्केट में अगर आप स्टॉक्स होल्ड कर रहे हो तो उन्हें सेल कर दो, और आने वाले 6 महीने 1 साल में इंडियन मार्केट परफॉर्म नहीं करेगा। I think for the next, say, 6 months, 1 year, the Indian stocks will not perform particularly well. तो ये सारे प्रेडिक्शन बताने का मकसद यही था कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा क्लीन है अब तक का, और जो भी इन्होंने प्रेडिक्शंस दिए हैं मेजर प्रेडिक्शंस, अब इंडियन मार्केट से रिलेटेड जो 1 साल पहले दिया वो मैंने आपको सुनाया। यूएस मार्केट में भी ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करते, उसे भी ट्रैक करने की कोशिश करते, तो वहाँ पर भी इनके जो प्रेडिक्शंस आए हैं वो ज़्यादातर सही साबित हुए हैं। और स्टॉक मार्केट की फील्ड में अगर आपको बता दूँ तो ऐसे बहुत ही कम लोग हैं, गिने चुने 1-2 लोग रहेंगे जिन्होंने मार्केट को बार बार प्रेडिक्ट किया है और सही से प्रेडिक्ट किया है। तो बड़ा सवाल ये नहीं कि 20% से मार्केट गिरेगा, बड़ा सवाल ये है कि ऐसा उन्हें क्यों लगता है। तो उन्होंने ये बताया कि उन्हें 2 कारणों की वजह से ऐसा लगता है। पहला तो उन्हें लगता है कि जो वैल्यूएशन है वो चीप नहीं है, और दूसरा जो अर्निंग ग्रोथ है इंडियन कंपनीज की वो काफ़ी कम हुई है। अब मैं अगर इसमें अपनी पर्सनल राय दूं तो अर्निंग्स ग्रोथ की अगर बात करूं तो सही में इंडिया की जो लार्ज कैप कंपनीज है पर्टिकुलरली वो स्ट्रगल कर रही है। मैं आपको 1-2-3 डेटा पॉइंट्स बताता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सेंसेक्स में 30 कंपनीज है, इन 30 में से 20 कंपनीज सिंगल डिजिट रेवेन्यू या प्रॉफिट ग्रोथ में बढ़ रही है। दिस इज वेरी शॉकिंग। मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ कि सेंसेक्स में 26% बैंक्स हैं, टॉप 5 बैंक्स। मैं एक एक बैंक की ग्रोथ रेट आपको बताता हूँ जो सुन के आप शॉक हो जाएंगे। 3% HDFC, 4% एक्सिस बैंक, 4% ICICI बैंक, 5% SBI, 6% कोटक महिंद्रा बैंक। दैट्स द ग्रोथ ऑफ इंडियाज 5 लार्जेस्ट बैंक्स। IT सेक्टर की हालत क्या है ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। IT सेक्टर 10% कंट्रीब्यूट करता है, तो 26 + 10 36 हो गए। 10% का रिलायंस का कंट्रीब्यूशन है सेंसेक्स में, वो भी 8-10% की ग्रोथ से चल रहा है, सिंगल डिजिट के पास ही है। और उसके बाद FMCG सेक्टर का 5% आप डाल देंगे तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सेंसेक्स कुछ ग्रो नहीं हो रहा है। और ऐसे में 2 से 4 स्टॉक्स है जो पूरे सेंसेक्स को आगे भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी ग्रोथ पिछले कुछ टाइम में काफ़ी कम हुई है। टाइटन उसमें से एक था, लेकिन अभी गोल्ड के जो कुछ रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से आई है, गोल्ड की प्राइस में भी जो अभी गिरावट होने लगी है, उससे आने वाले टाइम में तो वो इस स्पीड से बढ़ेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि अगर यही ग्रोथ बैंक्स के 5% के बजाय 10-12% भी होती, वर्स्ट से वर्स्ट केस में जो लार्ज कैप्स है, पूरा इंडेक्स सेंसेक्स हो या निफ्टी, उसे बढ़ने के लिए एक स्कोप था। लेकिन अभी जिस हिसाब से ये ग्रोथ चल रही है तो नंबर सपोर्ट ही नहीं कर रहे। तो ऐसे में अगर ऐसे ही नंबर्स आने वाले कुछ टाइम में रहेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। और मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जो 13-14% के रिटर्न हमें लार्ज कैप में दिखाए गए हैं, सेंसेक्स निफ्टी ने 20% 25% के रिटर्न दिए हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की ग्रोथ रेट अभी चल रही है, जल्दी ये रिटर्न्स ऑन एन एवरेज 10% पर आ जाएंगे। और एक और शॉकिंग बात, निफ्टी का जो Q4 का प्रॉफिट है, मतलब निफ्टी में जो 50 कंपनीज है
उनका जो एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है फोर्थ क्वार्टर में कितनी होगी, मात्र 3% की। तो ये काफ़ी सीरियस सिचुएशन इंडिया के लार्ज कैप में बन रही है। वहीं पर अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करूँ तो मुझे वहां पर अभी भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंजन दिखता है। बहुत सारे नए सेक्टर्स भी इमर्ज हो रहे हैं, खासकर ईवी, रिन्यूएबल, डेटा सेंटर और कई सारी इमर्जिंग सेक्टर्स में। अब ये तो हो गई ग्रोथ की बात जो लार्ज कैप में मिसिंग है, और मिस्टर फेबर कह रहे हैं तो उनकी बात यहाँ पर सही साबित होती है। अब दूसरी बात जो कहते हैं कि इंडियन स्टॉक्स बहुत चीप नहीं है, तो अगर मैं लार्ज कैप की तरफ जाऊँ तो लार्ज कैप में जो हमारा एवरेज पी रेशो रहा है, बहुत सारे जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो 2-3 तरीके से मार्केट को वैल्यू करते हैं। तो उनके पास एक रेशो है बहुत बड़ा जिसका नाम है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो, जिसे बफेट इंडिकेटर भी कहते हैं। कैलकुलेशन इसका बड़ा सिंपल है, पूरी कंट्री की सारी लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैप निकालो और उसे डिवाइड करो जीडीपी से। अब इस रेशो के हिसाब से अगर ये रेशो 80% के नीचे आता है तो मार्केट सस्ता है, 80 से 100% है तो मार्केट फेयर है, और 100 से 120% है तो मार्केट एक्सपेंसिव है, और 130% है तो वही मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब बीएसई पर टोटल 6000 से ज़्यादा कंपनीज हैं जिनका कंबाइंड मार्केट कैप निकल कर आता है 474 लाख करोड़। फिर इसको हम इंडिया की जो जीडीपी है 357 लाख करोड़ से उससे डिवाइड करते हैं तो नंबर निकल कर आता है 132%। यानी इस रेशो से अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर हम 2021 की बात करें तो ये रेशो 104% था, 2022 में 100%, उसके बाद 110%, और फिर बढ़ते बढ़ते 2025 तक ये 142% पर चला गया। यानी पिछले 2-2.5 सालों में ये काफ़ी बढ़ गया, और 2026 में अभी ये 132% पर आया है। अगर हम पिछले 10 साल का एवरेज ले तो इंडिया के लिए ये 99 का रहा है, और पिछले 15 साल का एवरेज जो बफेट इंडिकेटर का है वो 80 का है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए मोटा मोटी ओवरऑल मार्केट, कोई इंडिविजुअल स्टॉक या सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मोटा मोटी तो थोड़ा ओवर वैल्यूड तो यहाँ पर लगता है। लेकिन अगर इसे इंडिया के साथ साथ यूएस का भी देखते हैं तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि ओवरऑल दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज़ का ये लगातार बढ़ रहा है। यूएस की बात करूँ तो फिलहाल ये 200 के करीब चल रहा है, इनका 10 साल का एवरेज है, और इनका 10 और 15 साल का जो एवरेज है वो 140-150% का है। यानी वो भी अपनी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा आगे है, और फिलहाल इंडिया भी थोड़ा आगे ही है। लेकिन इस रेशो का एक ड्रॉबैक है कि ये ओवरऑल मार्केट के बारे में तो कमेंट्री आपको दे सकता है कि ठीक है ओवरऑल मार्केट थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में या फिर सेक्टर के बारे में ये ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं देता है। और इंडिया में अगर हम लार्ज कैप इंडाइसेस की बात करें, निफ्टी सेंसेक्स की, तो इनका पी 29 के आसपास था, जो अभी गिर कर पिछले 2 सालों में 20 पर आ गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया है कि ग्रोथ का सपोर्ट ही नहीं है 20 के लिए भी, तो इसीलिए यहाँ से भी ये थोड़ा करेक्ट हो सकता है लार्ज कैप के केस में। लेकिन अगर हम मिड कैप की बात करें तो यहाँ पर ये 42 के आसपास, 45 के आसपास चला गया था मिड कैप के लिए, जो अभी करेक्ट होकर 29 के आसपास आया है। तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप में ऑफकोर्स कुछ करेक्शन हो सकता है बिकॉज कंपनीज कुछ परफॉर्म ही नहीं कर रही है, लेकिन मिड कैप और लार्ज कैप में अभी भी काफ़ी कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि 20% का क्रैश आएगा, पर्सनली तो नहीं लगता है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में एक अजीब ही प्रॉब्लम फिलहाल चल रहा है, वो ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्टर्स इमर्ज होकर आ रहे हैं जहाँ पर बबल क्रिएट हो रहा है। देखिए इंडिया में देखा जाए तो एआई में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन कुछ लिमिटेड कंपनी है जो एआई से रिलेटेड कुछ काम कर रही है, और मैं उसमें से एक कंपनी का एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। कंपनी का नाम है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चरर है। रिसेंटली न्यूज़ आई कि इन्हें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला 10,000 करोड़ का फ्रॉम वन डेटा सेंटर प्लेयर। यानी डेटा सेंटर एक बहुत बड़ी थीम इंडिया में हो सकती है जिसमें एक प्लेयर है, इसलिए अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। एआई की सब जगह बल्ले बल्ले चल रही है, यूएस में तो बबल क्रिएट ही हो गया, लेकिन इंडिया में भी फिर जो कुछ 2-4 स्टॉक्स है उस पर लोग टूट पड़े, जिसमें से एक ये है, एक E2E है, और भी कुछ 2-4 लॉस मेकिंग कंपनीज इस सेक्टर में जिस पर लोग आड़े टेढ़े टूट पड़े हैं। तो उसके चलते हुआ ये कि जो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 5 महीनों में ये शेयर 100 रुपये से 600 रुपये चला गया, 6 गुना हो गया। अब जब हमने कंपनी के बिजनेस के बारे में रिसर्च की तो पता चला कि ऑप्टिकल फाइबर के बिजनेस में मार्जिन बहुत कम होता है, 9 to 10% का, और ऐसे में ये जो कंपनी है ओरिएंट टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अपने मार्जिन के साथ स्ट्रगल कर रही थी, इसलिए ज़्यादातर टाइम लॉस में ही थी। और अगर ये 10,000 करोड़ का ऑर्डर अच्छे से एग्जीक्यूट भी होता है तो भी प्रॉफिट 900 या 1000 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। और ओवरऑल अगर प्रॉफिट का ट्रेंड देखोगे तो पिछले 3 सालों में से 2 साल कंपनी लॉस में थी। कंपनी पर लगभग 2000 करोड़ का कर्जा है, और लास्ट ईयर कंपनी ने सिर्फ इंटरेस्ट में 221 करोड़ रुपए भरे हैं। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि कंपनी पर 800 करोड़ का लॉसूट फाइल है यूएस में फॉर ट्रेड सीक्रेट मिसयूज, जिसमें सामने वाली पार्टी पिछले साल जीत गई थी। फिलहाल वो हायर कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कंपनी का मार्केट कैप 28,000 करोड़ पर चला गया है। पी रेशो कितना, 600 का। ईवी बाई बिडा कितना, 50 का। और तो अगर वो कोर्ट में केस हार गए तो 800 करोड़ रुपए इन्हें अलग से देने हैं। तो इस तरह की फिलहाल कंपनी की कंडीशन है। उससे भी शॉकिंग बात जो हमें पता चली वो तो ये थी कि इतनी ज़्यादा प्राइस में मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने
स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है 600 के पी पर। तो ये क्या चल रहा है इंडिया के एआई से रिलेटेड सेक्टर में, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो हालांकि मुझे इंडिया का मिड कैप या स्मॉल कैप सेक्टर उतना ज़्यादा महंगा नहीं लगता है, बट एट द सेम टाइम ऐसे कुछ छोटे छोटे सेक्टर्स या फिर सब सेक्टर्स इमर्ज हो रहे हैं जिसमें बबल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो ओवरऑल इस वीडियो को कंक्लूड करें तो डॉक्टर डूम जो है अपने प्रेडिक्शन के लिए काफ़ी अच्छे से जाने जाते हैं और ज़्यादातर प्रेडिक्शंस इनकी सही साबित हुई है। तो ये वाली कैसे साबित होती है वो 6-8 महीने बाद हमें पता चलेगा। साथ ही आपको क्या लगता है ये भी कमेंट करके बताइए। मेरा सिंपल सा मानना है कि लार्ज कैप में कुछ हुआ तो हो सकता है, बिकॉज मैंने बताया 3% 6% की ग्रोथ है सिंगल डिजिट, तो ऐसे में वहाँ पर एक करेक्शन हो सकता है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में होगा ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। बाकी फिलहाल यहीं पर रुकते हैं और जाते जाते हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट को जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि इसी तरह के स्टॉक मार्केट वीडियोस आपको लगातार मिलते रहे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।